अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक के साथ मैं हूं अनमोल हक। सुहा की तबीयत कुछ नासाज थी तो उसकी एब्सेंस में मुझे ये शो होस्ट करने का मौका मिला है और एक नई सुबह के साथ, एक नए दिन के साथ मैं यहां पर मौजूद हूं लाहौर स्टूडियो में। और इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करेंगे हरमीत सिंह, तो उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हरमीत आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। अच्छा लगा और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। और सोहा के लिए हम दुआगो हैं क्योंकि जैसे जैसे मौसम की रुत बदलती जा रही है तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल में तादाद भी बढ़ रही है। चाहे वो डेंगू की बात की जाए, इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ केसेस आ रहे हैं, और लाहौर की बात की जाए। लेकिन बहरहाल मौसम जब बदलता है तो फिर हम देखते हैं कि नज़ला ज़ुकाम और बुखार का ये सिलसिला चल पड़ता है। मौसम बदलने के साथ साथ ये चीज़ें जो है वो साथ चलती रहती हैं कि तबीयत नासाज हो जाती है, लेकिन फिर मौसम ने तो बदलनी है, उसके साथ साथ तबीयत को भी बहाल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ मेंटेन रहें। सर्दी आने वाली है तो ज़्यादा हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी क्योंकि सर्दी का मौसम तो वैसे ही जो है वो सीजनल कहा जाता है बीमारियों के लिहाज से। तो अभी हम बात करते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम में किन किन चीज़ों को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे आज द किंग ऑफ द कवाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां की 75वीं सालगिरह है। एक बहुत खूबसूरत सोल, बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी, बहुत खूबसूरत आवाज़ और पाकिस्तान का प्राइड, उनकी आज बर्थडे है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर सकें। वैसे तो हर तरफ से ये कोशिश की जाती है लेकिन आज हम छोटी सी कंट्रीब्यूशन उसमें ऐड अप करेंगे। उसके साथ हमारा एक डेली डोज का एक सेगमेंट बड़ा मज़े का, बच्चों का और बड़ों का सबका पसंदीदा होता है, तो उसको भी ऐड अप करेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज होती हैं और एक सबसे पहले स्टोरी को ऐड अप करेंगे जिसमें एक नन्ही सी बच्ची है जिसने पजल को सॉल्व किया है। उसकी प्लेसमेंट पजल बॉक्सेस की बड़ी प्यारे तरीके से, बड़ी क्यूट सी, जो क्यूटनेस ओवरलोडेड होती है ना वो होती है। उसके बाद हमारे पास होगा हमारा एक पॉलिटिकल सेगमेंट जिसमें ख़ास तौर पर नवाज शरीफ की वापसी को डिस्कस किया जाएगा। और इसके साथ ही जो आजकल का सबसे अहम इवेंट चल रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और हमारे पास जो है वो कुछ स्कूल के बच्चे होंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे जिन्होंने एक बहुत अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया है। वो किस तरह से किया, उनकी मोटिवेशन क्या थी, वो क्या करना चाहते हैं, इंस्पिरेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस किया जाएगा। और एंड पे हम लोग लीस्ट पे जो है वो एक पैकेज को भी रखेंगे मियाँ चन्नू के इलाके तलम्बा परोथियाँ से, जहाँ की एक खूबसूरत गली को डिस्कस किया जाएगा जिसका नाम बड़ा मज़े का है, रहमत वाली गली। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या बात है, बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये मुख्तलिफ पैकेज जो आते हैं मुख्तलिफ शहरों से आते हैं और फिर हमें उन शहरों के हवाले से, और बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं इन शहरों के हवाले से, वहाँ के रीत रिवाज के हवाले से, वहाँ पे ख़ास इलाके और फिर ख़ास उस इलाके की जो खासियत होती है और ख़ास चीज़ें जो मशहूर होती है। तो जब इस किस्म के पैकेज आते हैं तो मुझे वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगता है नाज़रीन के साथ साथ। हरमीत, सबसे पहले हम लोग चलते हैं शहंशाह कवाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां की जो 75वीं सालगिरह है, उनको किस तरह से हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। उनको ट्रिब्यूट पेश करने में एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन हम लोग देंगे। ही इज़ नॉन एज द किंग ऑफ द कवाली। उन्हें पाकिस्तान में नहीं, अगर बात करें पाक इंडिया में और सब कॉन्टिनेंट के अलावा अगर इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो वहाँ पर उन्हें बहुत वज़ीर राय मिली। उन्होंने बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत तरीके से ये जो एक फील्ड है इसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया। और उनका कंट्रीब्यूशन ऐसे था कि जो रहती दुनिया तक साथ चलेगा। और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि उन्होंने एक ट्रेडिशनल तरीके से इस चीज़ को परस्यू किया, उन्होंने एक वेस्ट की कुछ साजगार थे उन्हें एड अप किया उसमें, और जिससे एक कंट्रीब्यूशन आई इसमें। और एक बहुत खूबसूरत से उन्होंने उसको अपने काम को उसमें मर्ज करके बड़ा मज़े का एक अपने काम को परस्यू किया। और उनको बैकग्राउंड से, उनकी अगर फैमिली हिस्ट्री की बात की जाए तो उनके ताया, उनके जो फादर थे वो भी इसी तरह से इसी फील्ड में थे और बहुत छोटी सी उम्र में ये काम शुरू कर दिया था एट द एज ऑफ 16, जब बच्चे जो है वो नॉर्मली ए लेवल्स या मैट्रिक का जो है वो जो है अपने पेपर्स वगैरह दे रहे होते हैं, उस एज में उन्होंने अपना बिल्कुल सुहा, अगर सॉरी अनमोल, अगर हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये नौजवान जो मियाँ मोहम्मद बख्श जो सूफी साईं सोड़ी बाबा के नाम से वो मशहूर है, फैसलाबाद में उनका मज़ार है, वहाँ पे एक छोटी सी उम्र में ये गाया करते थे। और फिर हमने ये देखा कि यही नौजवान, किसी को नहीं मालूम था कि दुनिया के इंसानी तारीख़ के 200 उन अजीम गुलकारों में ये शामिल हो जाएंगे। और अगर आपने जो बात की उनके वालिद साहब की अगर बात कीजिए, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब, और फिर उनके ताया मुबारक अली ख़ान साहब,
और जिस तरीके से उन्होंने सीखा, और फिर जब उनके 60 की दिहाई में जब उनके वालिद साहब की वफात होती है, तो घर की सरबराही यानी कवाली की सरबराही उस फैमिली से, उस खानदान से नुसरत साहब ने की। और आपने दुरुस्त फरमाया कि एक छोटी सी उम्र में नहीं मालूम था कि ये बच्चा जवान होकर और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में वो अपना नाम का ढंका बचाएगा। और फिर हमने ये नहीं देखा कि जहां पे वो बैठते थे, चाहे वो गोरे होते थे या काले होते थे, उनको नहीं समझ आती थी कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो धुनें वो गाते हुए, वो राग जिस तरह वो अलापते थे, तो हम देखते थे कि कहीं ना कहीं गोरे भी वो ज्यादा उसमें उसको एंजॉय किया करते थे। और आपको याद होगा कि बॉलीवुड की एक फिल्म थी, फिल्म का नाम मुझे अब याद नहीं है, लेकिन बॉबी देओल की फिल्म थी, पहली बार कहीं फिल्म में, बॉलीवुड की फिल्म में वो मंजर-ए-आम पर आए और वो गाना काफी मशहूर हुआ। तो मेरे ख्याल में एक वक्त बड़ा कलील था, कलील मुद्दत में उन्होंने जो नाम कमाया, मेरे ख्याल में बड़े कम लोगों के नाम इस किस्म के क्रेडिट आते हैं। हाँ बिल्कुल। और अगर उनके काम की बात करें तो 125 एल्बम्स जो थी वो उनकी तरफ से रिलीज़ की गई। और अगर अब की बात करें तो उनकी जो आगे आने वाली जनरेशन है, नुसरत फ़तेह अली खां और अब उनके आगे से बेटे जो हैं वो भी इसी चीज़ को कंटिन्यू करके रखे हुए हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है समटाइम्स फैमिली ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना, लेकिन जिस तरीके से इस फैमिली ने किया है और एक नाम कमाया है, और नाम कमाने के साथ साथ जो है वो एक इज़्ज़त बहुत मिली, पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान से बाहर भी हर जगह इन्होंने परफॉर्म किया 40+ कंट्रीज़ के अंदर। तो एक बहुत बड़ा ये एक एसेट है। और हम लोग इनके खूबसूरत बेशुमार कलाम है हमारे पास जो सुनने के लिए मौजूद है। और मैं आपके साथ मौजूद हूँ गुड मॉर्निंग पब्लिक में, और हरमीत भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। और हम शो का बड़ा एक मज़े का, इंटरेस्टिंग सा, बड़ा ही चबी सा सेगमेंट उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें बड़ी मज़े की क्यूट सी स्टोरीज़ होती हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जो हमारे पूरे दिन के लिए ना हरमीत बहुत ज़्यादा आपको एक पावर बूस्टर मिल जाता है उनसे। तो सबसे पहले एक ऐसी ही बच्ची की बात करते हैं जिसको जो है वो आइंस्टाइन बेबी का जो टाइटल दिया जा रहा है, E=mc² का अगर नाम लूं तो शायद बहुत सारे लोगों को ये फॉर्मूला जो है वो सुन के एक ऐसी पर्सनालिटी का याद आ जाए जो बहुत जीनियस पर्सनालिटी थे और जिन्होंने साइंस में बहुत सारा काम किया होगा। यकीनन आपको भी E=mc² के साथ कोई ना कोई तो याद आया ही होगा, कोई टीचर या कोई टीचर से पढ़ी हुई मार या कोई साइंटिस्ट। वैसे अनमोल, अगर हम देखें सोशल मीडिया का एक बहुत ज़्यादा फायदा हो गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे नौजवान जिनको कहीं ना कहीं नहीं मालूम था कि कितनी काबिलियत है, कितने नौजवान तेज़ हैं, कितने बच्चे बड़े तेज़ हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, आपने तो फरमाया तो बड़ा नालायक स्टूडेंट था और मुझे तो मार ही पड़ती थी वैसे बहुत ज़्यादा। उस वक्त मार का रुझान बड़ा ज़्यादा था, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। बहरहाल अनमोल, अगर हम देखें इस बच्ची को और छोटी सी उम्र में वो उसके दिमाग का लेवल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तेज है, कितनी वो जिस तरीके से वो एक एक चाल चल रही है सारी इस खेल की अगर आप बात कीजिए। लेकिन आपको याद होगा एक पाकिस्तानी बच्ची जो हमारे आई थी शो में भी, आपको याद होगा, जिसने यूके में और आइंस्टाइन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि बेपनाह नौजवान जो हैं, जो बच्चे हैं, वो भी इस फील्ड में अगर हम देखें तो उनका जो IQ लेवल है वो इंतहाई तेज है। और ऐसा लगता है कि आने वाली ये जो नस्लें हैं ये बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं अपने नाम कर जाएंगे। यकीन आने वाले जो बच्चे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट और हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अगर उनको कंपेयर किया जाए पिछले वाली जनरेशन से। और ये कितनी क्यूट है छोटी सी उम्र में, और किस तरह से बीट्स को प्लेस आउट करिए, उसको पता है कि एग्जैक्टली कलर कौन सा कहाँ पर प्लेस आउट करना है। तो ये अगर हम लोग देखें तो हमारी एजेस में बच्चों को इतना पता ही नहीं होता था, हमें इवन अपना भी नहीं पता होता था। लेकिन ये जो है वो इंटरेस्ट की बात है, या शायद पेरेंट्स इस तरफ से उनको लेकर जाते हैं। आज अगर हम लोग देखें बच्चे गैजेट से बाहर ना आ पाते, लेकिन जिस तरह से ये पेरेंट्स को भी जो है वो एक तरह का मोटिवेशन चाहिए होता है। तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल दोज व्यूअर्स जो देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को गैजेट से बाहर लेकर आना और ये पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। वैसे बोला आपने देखो कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं आजकल उनके पास अगर कोई गैजेट होते हैं, मोबाइल में अगर आप देखें ना, एक चीज को सर्च करना हो उनसे बेहतर कोई ना जाने। और हैरान होंगे कि छोटी छोटी उनकी उम्रें होती हैं, 2 साल के बच्चे, लेकिन वो इतने तेज। यानी आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं हमारी जो जनरेशन थी या आपकी जनरेशन थी, हम बहुत पीछे हैं और ये आने वाली जो है ये बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ने वाली है आने वाले दिनों में। यकीनन जितनी वो इंटेलिजेंट लग रही है और उसके हाथों की जो मूवमेंट इतनी खूबसूरत है, उसको समझ आ रही है कि ये येलो कलर है तो वो किस रो में प्लेस करना है, रेड है तो उसको किस रो में रखना है, ब्लू है उसको कलर्स का भी डिस्टिंग्विश पता है कि कौन सा कलर क्या है। बहुत सारे बच्चे जो
जो हैं वो बड़े भी हो जाते हैं, स्कूल गोइंग भी होते हैं, लेकिन कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। लेकिन इस एज में इतनी सारा इंटेलिजेंस है उसके दिमाग में, उसको कलर्स का भी पता है, उसको रोज का भी पता है, उसको प्लेसमेंट का भी पता है, और उसके एक्सप्रेशंस इतने क्यूट है ना कि वो ये एक ऐसी वीडियो जो आपका पूरा दिन बना सकती है। क्यूटनेस बड़े ध्यान से बैठी हैं आप, ये देखें ना, बड़ा ध्यान से भाई एक एक चीज को कैसे कैसे मैनेज करना है, कमाल है। वो फोकस कर रही है अपने काम के ऊपर कि मैंने करना क्या है। ऐसे लग रहा है उसको ये टास्क दिया गया है कि ये एक सर्टेन टाइम के अंदर उसने ये परफॉर्म किया है। और ये ब्रेन एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बच्चों को इंडल्ज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पॉजिटिविटी जितनी लेकर आएंगे बच्चे के अंदर उतनी ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगी। इससे आगे हमारे पास जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग और स्टोरी है कि टॉस जीतने के लिए जो सिक्का यूज़ किया जाता है कॉमनली, उसकी साइड कौन सी रखनी चाहिए, कौन सी साइड रखें कि आपके जो टॉस जीतने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हों। ऑब्वियसली हम लोग हर एज में ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको परफॉर्म कर रहे होते हैं कि पहले कौन करेगा, पहले कौन टर्न लेगा। हम लोग अगर बात करें स्कूल गोइंग बहुत एक्टिविटीज़ होती थी, बच्चे जब खेलते थे आपस में तब बहुत ज़्यादा होता था कि टॉस कर लेते हैं जी, पहले कौन ये काम करेगा। यकीनन आपने भी ऐसे किया होगा। तो स्पेशली आजकल जो इवेंट चल रहा है क्रिकेट का, उसमें तो टॉस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो अब ये एक हमारे पास एक स्टडी आई है जिसमें भी पता चला है कि टॉस की जो कॉइन होता है उसकी कौन सी साइड जो है वो चूज़ करनी चाहिए ताकि हम लोग जीतें और अपना काम जो है वो अपने पहले कर सके। तो इसमें साइंटिस्ट ने ये कहा है कि जो कॉइन की जो साइड ऊपर एलिवेट कर रही होती है, अगर हम चूज करें तो वो साइड इज मोर बेस्ट, क्योंकि उसके ज्यादा चांसेस होंगे कि वो जब नीचे गिरेगा तो वही साइड आएगी। बिल्कुल। और वैसे अनमोल अगर हम देखें, मुझे तो वैसे क्योंकि क्रिकेट मैं ज़्यादा टूर्नामेंट जो है अपने गांव में ऑर्गेनाइज भी करता था, और फिर उसमें ये होता था कि हाँ मुझे एक चीज़ होती, थोड़ा सा शरारती भी मैं था, थोड़ा सा हल्का फुल्का झगड़ालू भी था। तो ये होता था कि मैं देखता था कि टॉस कहीं ना कहीं किसी और टीम का आया तो फिर वो उसको ना उसमें गबन करना, ये वाली शरारतें होती रहती हैं। लेकिन बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि भाई हाँ, जो ऊपर वाला हिस्सा है उमूमन हम देखते हैं कि अगर हम उसमें, जाहिर बात है कि अगर चांद को सेलेक्ट करते हैं तो फिर ऐसी होता है कि चांद की चांदनी होती है, और कहीं ना कहीं आप 50%, और हमने ये भी देखा है, आपको याद है कि माजी में जितने भी 2020 मैचेस हुए उसमें हमने एक चीज देखी थी कि जो टॉस यानी बैटिंग की बात जब आती थी और जो चेस करता था वो हमेशा जीत पाता था। लेकिन इस बार चीजें काफी मुख्तलिफ हैं। हट के अगर बात करें, क्रिकेट के हद से बात करें, तो आपने कभी स्कूल लाइफ में या अभी, बिकॉज ये तो एक ऐसा टास्क है जो हर एज में परफॉर्म किया जा सकता है, आपने कभी टास्क किया है, कभी कहा हो कि मैंने ये वाली साइड लेनी है, हेड एंड टेल, ये जो हमारा अक्सर चलता है आपस में जब भी किसी के साथ टॉस कर रहे हो तो बहस चल रही होती है, आपने कभी ऐसा कुछ किया मजे का जो बताएंगे आप? वैसे अनमोल मेरा तो यही झगड़ा होता था कि टॉस किसी और का निकला था तो फिर मेरा झगड़ा ये होता कि दोबारा करें, दोबारा टॉस करेंगे। हाँ, ये भी बड़ा होता है कि दोबारा ये वाली चीजें तो चलती है लड़कपन में, और जब आप ज्यादा मैट्रिक में होते हैं या एफएससी में होते हैं। हाँ, अब क्रिकेट तो खेलता हूँ लेकिन उस तरह नहीं, उस तरह बहुत सारी चीजें अब बहुत ध्यान, अब बहुत सारे हम सुलझ भी गए हैं बहुत सारे मामलात में, लेकिन वो वक्त थोड़ा डिफरेंट था। कॉलेज के ज़माने में कॉलेज की टीम थी या स्कूल की टीम थी, उसमें ये सिलसिला हमारा चलता रहता है। लेकिन हाँ, ध्यान यही होता था कि हाँ, टॉस का हमसे पूछा जाए तो हम ही कहें कि भाई हमने ये वाला हिस्सा हमारा होगा, तो ये चांसेस भी बड़े ज़्यादा होते हैं और मैच जीतने की भी चांसेस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। डिसीजन पे ही सब कुछ होता है। अच्छा, इसके बाद ये बड़ी मज़े का एक टास्क था, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आज भी कभी इसी जो टास्क है इसी पे रिलाई कर रही होती हूं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या कभी कंपैरिजन हो तो मैं हमेशा टॉस ही करके डिसाइड कर लेती हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं कि लंदन की फैशन मार्केट में स्ट्रीट स्टिचर्स का कॉन्सेप्ट सामने नजर आया, और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग और नया इनोवेटिव सा आइडिया है। बेसिकली इनका एम ये है कि ये जो मोस्ट पॉपुलर जो सेलिंग पॉइंट्स है वहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, और उन्होंने एक ट्रेंड को जनरेट करना चाहा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े ले रहे होते हैं वो कुछ दिनों के लिए या कुछ इवेंट्स के लिए आप कैरी करते हैं, उसके बाद वो आपका एज एन वेस्ट ही होता है, या आप किसी को दे देते हैं या किसी और तरह से उनको जो है वो कंज्यूम आउट कर लेते हैं। तो बेसिकली इनका ये कॉन्सेप्ट ये है कि इससे बहुत सारे क्लाइमेट इश्यूज़ या बहुत सारे आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, तो दे वांट टू कि उनको जो है वो एक छोटे लेवल पे लेकर आया जाए। तो एक नया कॉन्सेप्ट है, बड़ा एक कह लें इनोवेटिव सा आइडिया उन्होंने जनरेट किया, और ये स्ट्रीट में, लंदन स्ट्रीट्स में ये बैठे हुए हैं, ये कपड़े जो हैं वो सी भी रहे हैं और उनको सेल आउट भी कर रहे हैं, ताकि ये जो हमारा एक ट्रेंड बना हुआ है कि एक्सपेंसिव क्लोथ्स आर द बेस्ट, उसको ये ख़त्म कर सके।
अनमोल, वैसे अगर हम देखें ना कि जैसे जैसे जिंदगी के नए ढंग बदल रहे हैं और हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं, हर हम देखते हैं कि खासकर ख्वातीन का फोकस क्या होता है। अगर आप किसी फंक्शन में जाती हैं तो फिर वो सूट दोबारा आपने नहीं पहना, क्योंकि आसपास जो लड़कियां होंगी उनकी नजरें भी होंगी और दोबारा अगर वही पहन के जाएंगे तो बहुत से सवाल ये उठते हरमीन में से हैं। तो लड़कियां ये नहीं जो करती चीज हैं, है, ये जो लड़के ट्रेंड भी है, जो जिसकी है वजह वो से इसी क्लाइमेट चीज में चेंजेस, involved दीगर है। चेंजेस जो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मेरे ख्याल में जब तक हम सादगी की तरफ नहीं जाएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं अपनाएंगे जिससे जो मौसमियाती तगय्युरात में बहुत तेजी आ रही है, इसका नुकसान इंसानों को ही हो रहा है। नेचर को हम टच कर रहे हैं, नेचर को ही जो है वो नुकसान दे रहे हैं, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं हमें तो पहुंच रहा है। बात आपकी दुरुस्त है कि इस फैशन इंडस्ट्री पे इंडस्ट्रियां बन रही हैं और उस इंडस्ट्री के नुकसान भी बड़े ज्यादा हैं। फिर आपने बाहर की दुनिया में एक चीज देखी होगी कि वहां पे हर चीज बड़े कम टाइम के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं तो बड़े हैरान था कि ऐसे मजे मजे के सोफे पड़े होते थे स्ट्रीट में और टेलीविजन और बड़ी बड़ी चीजें, हम भी हैरान होते थे कि भाई हाँ, ये तो इस्तेमाल ही नहीं हो रखा है बाहर गली में कि कोई लेके चला जाए। हरमीत, ये तो बात हो रही है, लेकिन आप भी ऐसी ही पर्सनालिटी रखते हैं कि एक दफ़ा एक जोड़ा एक इवेंट पे पहन लिया, एक शादी पे पहन लिया, ये कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे कि एक मॉल में एक शर्ट पहन कर गए हैं और नेक्स्ट मॉल में जाते हुए हमने वो शर्ट कैरी नहीं करनी। आप भी ऐसी पर्सनालिटी रखते हैं या आप कहते हैं कोई बात नहीं, ये चल जाएगा, या दस्तार के केसेस में या जोड़े के केसेस में, या आप कहते हैं चल जाएगा कोई बात नहीं? नहीं यार अनमोल, वैसे तो ज्यादातर मर्दों का जो रवैया है कपड़ों के हवाले से, वो आपको पता है कि एक सूट अगर हमने सिलवा दिया तो साल डेढ़ तक वो अच्छा काम कर लेता है। शर्ट ले ली तो 5-6 महीने तक तो बड़े मजे से काम कर जाती है। ये नहीं देखा जाता। आपने देखा कि बहुत सारे मर्द हजरात जो है, बहुत सारे नौजवान क्या करते हैं कि एक सूट अगर किसी फंक्शन में तो दूसरे में भी पहन लेते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन ये चीज, हाँ, मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे भी इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती। हाँ, ये शर्ट पहन ली तो दोबारा भी उस फंक्शन में पहन ले तो कोई वो नहीं होती। लेकिन हाँ, हमारी जो खवातीन हैं उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि भाई हमने तो ये सूट पहना था, अब फलानी आंटी ने मुझे देखा है तो भाई मैंने ये दोबारा पहन के नहीं जाना है। तो ये चीज़ खासकर मर्दों के मुकाबले में खवातीन में ज़्यादा होती है। ये तो आपकी बात ठीक है, ये तो आप अपनी बात करें, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो आजकल जो मर्द हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि हमारी पर्सनालिटीज़ जैसे हम वेल सूटेड हों। और ये वैसे मैं कहती हूँ कि मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि अजमल जाता है कि आप मर्द हजरात एक वाइट जोड़ा बनवा लें और हर जुमे को उसको कैरी करते जाए तो उसका किसी को पता नहीं चलता, अनटिल अनलेस कि उसके ऊपर कोई स्टेन नहीं आ जाता। ये तो खैर चलता ही रहता है कि ये आपको एक एज है। मैं कहती हूँ ये जेंट्स को जो है ना एक एज मिलता है। आपने एक वाइट जोड़ा, मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो दस्तार चेंज कर ली तो सब कुछ ही चेंज हो गया। शर्ट की फिर आपको पता है कि पता ही नहीं चलना है बीच में, बट बहरहाल कंटिन्यू करें। चलें जी, हम अपने नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर चलते हैं। वो स्टोरी जो है वो ये है कि हम इंडिया के अंदर 31 एग्स यानी कि 31 अंडों का एक ऑमलेट जो है वो तैयार किया गया है और इसको खाने वाले के लिए वो तो लेकर तो खाएगा ही, लेकिन उसको एक इनाम भी मिलेगा और वो इनाम होगा इंडियन 1 लाख रुपए। ठीक है, और बड़े ही मज़े का ये ऑमलेट है। इसमें बड़े मज़े के इंग्रेडिएंट्स हैं, मक्खन है, इसमें कुछ सब्जियों का इस्तेमाल भी किया गया है। बनाने वाले ने इसको एक जो है वो रेसिपी से हटकर भी एक उसमें एक आइडिया डाला है कि जो इसको खाएगा उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि एक फुल ऑफ कह लें कि प्रोटीन एक्सेस में प्रोटीन जो है वो मिल जाएगी। मेरा ख्याल है वैसे तो अंडे जो है वो प्रोटीन का सोर्स होते हैं, लेकिन 31 अंडे एट अ टाइम एक सर्टेन टाइम में खाना, ये जो है वो एक्सेस ऑफ प्रोटीन होगा और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये भी कमेंट आ रहे हैं सुनने में, लेकिन जो है वो अंडों का ये ऑमलेट बनाया गया है जिसमें पनीर भी ऐड की गई है, कुछ सब्जियां भी ऐड की गई हैं और ये उसने कहा है कि जो भी खाएगा उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। और इसको खाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम भी उसने दिया, ये नहीं कि आप पूरा दिन ही खाते जाएं तो आपको वो इनाम मिल जाए। एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है वो आपने खाना। अंडे जो है वो ब्रेकफास्ट का एक नॉर्मल हमारे पास इंग्रेडिएंट होता है, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आइडिया नजर आया कि किस वैसे तरह अनमोल से। अगर हम देखें, मैं तो ऑमलेट की अगर बात की जाए तो ऑमलेट वैसे ईरानियन जो मैं बनाता हूँ बड़े टेस्टी भी होता है, बड़े मजे का मैं बना लेता हूँ। लेकिन बहरहाल आपने जो बात की और 31 अंडों से बनाई और फिर इसमें इनाम भी मिलना है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्योंकि मेरे बहुत सारे अफगानी दोस्त हैं और बहुत सारे खानों पे अक्सर इन्विटेशन उनकी रहती है, यकीन माने वो जो रोटी बनाते हैं, वो जो मेरे सामने टेबल पड़ा हुआ है, इतनी तो बड़ी रोटी होती है और फिर वो चावल वो देगची पूरी आपके सामने रख लेते हैं। तो कोई अफगानी भाई अगर वहां चला गया, या मेरे बहुत सारे पठान ऐसे दोस्त हैं मेरे गांव के, वो शर्तें बड़ी रखी जाती हैं और खाने पीने के हवाले से चीजों पर ज्यादा शर्तें रखी जाती हैं। और अगर ये वो देखा चले गए तो जाता भाई है उसको हाथ धोने कि पड़ेंगे आपस छत से। में जब दोस्तों का एक ग्रुप बैठा हो और इस तरह से बेट लगी हो, शर्त लगी हो, तो पता ही नहीं चलता खाना कब खत्म हो गया, ये पता ही नहीं चल रहा होता। आप इतनी अमाउंट मंगा रहे होते हो और किसने कितना खाया इसका भी बिल्कुल आइडिया नहीं होता। तो नॉर्मली वैसे आप ब्रेकफास्ट में कितने अंडे खाते हो? वैसे जो लोग जिम करते हैं, यकीनन आप भी करते होंगे,
उनका जो अंडों का इंटेक होता है, बिकॉज सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो ज़्यादा होता है। मैंने देखा है कि जो जिम करने वाले हैं वो 4-4, 5-5, 6-6 अंडे भी खा जाते हैं। आप नॉर्मल रूटीन में 2, 3 या ज़्यादा? नहीं, वैसे अनमोल अगर हम देखें ना, जारी बात है, बहुत सारी चीज़ें आपने रखी होती हैं और आपका डाइट प्लान होता है और उसके मुताबिक आप अगर अपना बैलेंस सारी चीज़ों को रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। मेरा तो बहुत कोशिश होती है कि हाँ, कहीं 2 अंडे जो बॉयल्ड हैं उनको जो है वो रोज़मर्रा जो डेली मेरी रूटीन होती है उसी में उसका इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, 5 और 10 फिर आपने अगर बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग करनी है और कुछ ज़्यादा मसल डोले शोले दिखाने तो उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में अगर आपने हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी और अपने आप को मेंटेन रखना है तो उसके लिए नॉर्मल डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल आप जो भी कैलोरीज लें उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप ज़्यादा लें या कम लें, दोनों चीज़ें नुकसान में। एक बैलेंस के साथ चलना चाहिए। ब्रेकफास्ट को भी एक बड़ा मज़े का बैलेंस अब उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, लेकिन बैलेंस में रखते हुए। अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। वो ये है कि हमारे पास जो रूबिक क्यूब है उसका एक बहुत ट्रेंड चलता रहा और अब भी उसका चल रहा है। उसके ऊपर बहुत सारे रैकेट्स भी बने हैं। तो इसी तरह का एक रैकेट बना है कि बगैर देखे जो है वो रूबिक क्यूब को सॉल्व किया गया है और इसका एक आलमी रैकेट भी बना है। इसका जो टाइम है वो 12.1 सेकेंड्स है। इसमें ये एक बच्चा है जिसने जो इसको सॉर्ट आउट किया है बगैर देख के चीज़ कर लेना कुछ आसान काम होता है, लेकिन बगैर देखे और वो भी रूबिक क्यूब को सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल काम होता है। और इसको जो है वो ऑब्वियसली कुछ टेक्निक्स के साथ ही, जब अगर हम नॉर्मली इसको सॉर्ट आउट करने की बात करते हैं तो कुछ टेक्निक्स को ही जिक्र किया जाता है कि कुछ यकीनन कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसमें आप इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन बगैर देखे सॉल्व कर लिया। ये एक बड़ा ही एक नई चीज़ थी, नई सुनने में आई। क्या कहेंगे? और फिर आप देखें अनमोल, एक बच्चा है और उस बच्चे को अगर आप देखें, यानी इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल दिमाग का होता है और फिर अगर हम देखें बड़ी कोशिश भी की जाती है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि आप उस सारी चीजों को, उस मामले को हल की तरफ लेके जाएं। लेकिन इस बच्चे को अगर आप देखें बगैर देखे वो जिस फुर्ती से, जिस तेजी से वो अपने दिमाग को लड़ा के उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, तो मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ आजकल के बच्चों पर। भाई वो बच्चे आजकल इतने तेज हो गए कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड वही बनाते जा रहे हैं और फिर ऐसा रिकॉर्ड जो सिर्फ और सिर्फ उसमें इस्तेमाल जो है आपके हाथों का, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल आपके दिमाग का हो। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल रिकॉर्ड है जो उन्होंने बनाया है। बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही है हम लोगों को सुनने में भी कि एक रूबिक क्यूब, वो भी इतने कलर की डाइवर्सिटी, एक फ्रेमवर्क की डाइवर्सिटी, और उसको बगैर देखे उसको अचीव कर लेना और इतने शॉर्टर से टाइम पीरियड के अंदर, यकीनन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस। और हम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर जनरेशन ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। तो अगली स्टोरी है बड़ी मज़े की, ये कि अमेरिका में दुनिया का सबसे वज़नी कद्दू काश किया गया है। ये जो कद्दू है उसको 1246.9 यानी कि 1246 इसका जो किलोग्राम इसको जो है वेट आउट किया गया है इसका। और ये सबसे दुनिया का जो हेवी कद्दू है उसको, पम्पकिन को जो है वो काश किया गया है। बड़ी मज़े की एक्टिविटीज़ अगर हम देखें तो ये होती हैं, बिकॉज हमारा जो चल रहा है, जो हम लोग बीमारियों में लगे होते हैं, अपनी टेंशन्स में, पर्सनल इश्यूज़ में लगे रहते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि लोगों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करने में अब्रॉड साइड पर ये बड़ा एक ट्रेंड है। और ये एक अच्छा ट्रेंड है कि लोग थोड़ा सा अपनी एक जो नॉर्मल से उसके हट के भी कुछ जो है वो कर रहे होते हैं। और अब ये देखो अनमोल, एक और चीज है, आप जब भी आपको मौका मिले और आपको टाइम मिले, थोड़ा सा वक्त अगर आप बागीचे में गुजारती हैं तो यकीन माने बहुत सारी चीज़ों से हम दूर चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि मिट्टी का पुतला है इंसान, तो कहीं ना कहीं मिट्टी के साथ जब आप उसके साथ और जुड़ जाते हैं तो बहुत, यानी डिप्रेशन या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो से आप दूर होते चले जाते हैं। आपने बात की एक्टिविटीज़ के हवाले से, वाकई में जब बहुत सारी चीज़ें पूरी हो जाएं तो फिर आपके सामने ऐसी एक्टिविटीज़ होती जो अपने आप को आप मशगूल रखना चाहते हैं, आप मसरूफ़ रखना चाहते हैं, और उस एक्टिविटीज़ में खुशियाँ भी हैं, कहीं एंटरटेनमेंट का हिस्सा भी वो बन जाती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सुबह जब उठते हैं तो अखबार में भी पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, आटा महंगा, तो इन सारी चीज से लड़ते हमारी जिंदगी गुजर जाती है और कहीं ना कहीं हम बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये लोग जब उठते हैं तो उनको एक रूटीन का एक टास्क मिला होता है कि आज हमारा ये कंपटीशन है या आज ये डेली से हट के हमारी एक एक्टिविटी है, तो एक मोटिवेशन भी मिल जाता है, एक फ्रेशनेस भी रहती है आपके पूरे दिन की भी। और उसमें उस काम को करने में जो आपकी बैक एंड पे जो पूरी मेहनत होती है, आप उसको स्ट्रगल कर रहे होते हो और जब उसका
आप एक खेलने के आपको आउटपुट मिल रहा होता है तो उसमें भी बड़ा वैसे आपको अच्छा फील हो रहा होता है। और अगर हम लोग बात करें तो यूरोप साइड पे ये एक ट्रेंड है कि वो लोग अपनी जो सब्जियां हैं उन्हें ख़ास तौर पर ऐसे करते हैं, उनमें ये एक कंपटीशन रखा जाता है कि कौन जो है वो ज़्यादा, ऑब्वियसली ये सारी गेम हार्डवर्क की है कि कौन ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है, तो ये हार्डवर्क की गेम है, कौन ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है, कौन ज़्यादा अपनी सब्जियों पे या अपने फूड्स पे जो भी गार्डनिंग की है उसके ऊपर कौन ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम कौन दे और रहा है, अनमोल आपको care तो कौन कर रहा है। शायद याद हो क्योंकि पिछले साल भी हमने इसी तरह एक इवेंट था जिसको हमने अपने शो का हिस्सा बनाया था, उसी में भी हमने ये देखा कि एक रिकॉर्ड बन गया था, इतना बड़ा कद्दू जो है वो भी इसी तरह एक हिस्सा बना, वहां पे कंपटीशन हुआ और उसमें उनको वो यानी वो जिन्होंने उगाया था और बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती, और आपने जब ये सोचा है कि हाँ इसकी नुमाइश भी करनी है और सबसे मुनफरिद और सबसे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन जाए तो आपको मेहनत और भी करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि एग्रीकल्चर के हवाले से जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें और मुख्तलिफ से मुख्तलिफ और मुनफरिद चीजें हमारे सामने आती तो वो बाहर से ही आती हैं। जी बिल्कुल, और ये ट्रेंड्स जो है मैं कहती हूँ पाकिस्तान में भी डेवलप होने चाहिए ताकि डेली रूटीन से हट के भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों जिसमें हर एज के जो भी लोग हैं वो इन्वॉल्व हो सकें, जो इंडल्ज हो सकें, ताकि एक आपका माइंड एक्टिव रहता है, आप फ्रेश रहते हैं, आप जो डेली टेंशन्स हैं, डेली आपकी वो टेंशन्स एज सच डोजेस ही हमारे लिए बन चुकी हैं, आप उनसे हट के भी कुछ कर सकें। तो इसके बाद हम लोग अपने एक अभी हरमीत एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम थोड़े से पॉलिटिकल साइड को डिस्कस करेंगे। वंस अगेन वेलकम बैक टू द गुड मॉर्निंग पब्लिक शो। बहुत मज़े का शो हमारा चल रहा है, बड़ी मज़े की बातें भी हो रही हैं हरमीत, लेकिन अब जो है वो कुछ पॉलिटिकल बातें भी कर लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ पाकिस्तानी वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे आजकल जो एक हमारा एक बहुत मौजू डिस्कस किया जा रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी का टाइम है पाकिस्तान, वो वापस आ रहे एक बहुत अरसे के बाद, और उनका जो रूट डिसाइडेड था वो ये था कि वो पहले सऊदीया जाएंगे, वहाँ से वो दुबई जाएंगे, दुबई के बाद फिर वो पाकिस्तान वापस आएंगे। उनकी तैयारियों के लिए भी जो है उनकी वापसी की तैयारियां भी बड़े पुरजोर तरीके से जो जारी हैं। कन्वेंशन जैसे कि मैंने ब्रेक्स पहले भी डिस्कस किया, कन्वेंशन हो रहे हैं, कॉरिडोर सेटअप हो रहे हैं, जलसे जुलूस वगैरह जो है वो उनका इनेकाद भी किया जा रहा है और वो खुद भी आकर इसका पार्ट बनेंगे। तो बहुत सारी तैयारियां जो दो जलसे हमने जब वहाँ पे जो जलसे हमने देखे वो आपके सामने, उसके बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो कैंसिल कर दी गई थी। इधर बाराको में भी एक जलसा होना था, उसको भी कैंसिल कर दिया, बहुत सारे जो कॉर्नर मीटिंग्स थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त तमाम तर मीडिया की नजरें नवाज शरीफ साहब की आमद पर है और सिर्फ डिस्कशन इस वक्त अगर हो रही तो एक पार्टी के हवाले से ही हो रही है और नजरें हैं कि क्या होने वाला है, किस बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने पड़ी हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे साथ एनालिस्ट हैं, उनसे ही जान लेते हैं। जी हमारे पास एनालिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं यशवीन जमाल साहिबा, बहुत शुक्रिया मिस आपके टाइम का। आप बताइएगा, नवाज शरीफ की वापसी है, पार्टी बहुत ज़्यादा पुरजोश है, इंटर पार्टी क्लैशेस भी सामने आ रहे हैं, क्या नवाज शरीफ को बजाते खुद वापस आने के बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? जैसे कि रिसेंटली जो है वो एक बिल भी, बहुत इंपॉर्टेंट बिल, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी जो है वो पास हुआ है, उसके बाद अपील का हक रहे ना रहे वो तो एक अलग सी बहस है। तो नवाज शरीफ जब वापस आएंगे पाकिस्तान में तो क्या उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। 2-3 सवालात आपने कर लिए जो भी आपने बात की उसके अंदर, बट मेरा जो है ना वो शायद थोड़ा सा ओपिनियन जो हरमीत अपना क्वेश्चन फेस करते हुए डायरेक्टली नहीं कह रहे थे शायद उस तरफ होगा। उसकी रीजन ये है कि आपने कहा पार्टी बहुत पुरजोश दिखाई दे रही है नवाज शरीफ की वापसी के लिए, तो मुझे तो माजरत के साथ कोई खास जोश नजर नहीं आ रहा। मुझे तो बल्कि ऐसा लगता है कि शायद पार्टी जानबूझकर कहीं ना कहीं से कोई एक इवेंट ड्रैग कर रही है हर रोज ताकि ये मीडिया ऑप्टिक्स के लिए कहा जा सके कि हम कुछ कर रहे हैं क्योंकि हमारे कायद वापस आ रहे हैं। एंड राइटली सो, आई मीन आफ्टर 4 years नवाज शरीफ जो है एक कन्विक्टेड एक्स प्राइम मिनिस्टर मुल्क के, जो कि एक गारंटी यहाँ पर रखवाकर इलाज करने के लिए बाहर गए थे, वो अब वापस आ रहे हैं। सबसे पहले तो जो पॉम्प एंड शो है, मुझे तो कम से कम वो भी समझ नहीं आ रहा कि वो किस बात के लिए हम इतना कर रहे हैं। आई मीन ही हैड टू कम बैक, राइट? अब वो इलेक्शन एक और चीज जी, अगर हम देखें सारी सूरत हाल में आपने जो फरमाया, लेकिन बहुत सारे नून लीग के सीनियर रहनुमा हमें कहीं खामोश नजर आते हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब खुल के बोल रहे हैं, लेकिन ख्वाजा साद रफीक की बात की जाए, झगड़ा साहब की बात की जाए, दीगर ऐसे लीडर्स हैं जो बिल्कुल मेहताब अब्बासी कहीं हमें नजर नहीं आते हैं। क्या लगता है कि लीडर जो सीनियर लीडरशिप है कहीं ना कहीं कोई नाराजगी है, या मरियम नवाज साहब अब नए लोगों को आगे लेके आ रही है, नौजवान क़यादत को, ये वजूहात है?
देखिए, नई क़यादत भी खैर फ्रैंकली मुझे उस तरीके से दिखाई नहीं देती है। एंड जहाँ पे आप सीनियर लीडरशिप की बात कर रहे हैं, सीनियर लीडरशिप का तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशनल भी मैटर्स होते हैं पार्टी के, वो बहुत मेसअप कर दिए गए। मैं माज़रत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करी हूँ कि अगर गुजरांवाला के खुर्रम दस्तगीर फैसलाबाद को देखेंगे और डॉक्टर अफनान जिनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, वो जाकर एहसन इकबाल साहब जिनका एक कद स्टेचर है पार्टी के अंदर, उनके नारोवाल को देखेंगे, तो मुझे तो पहले ये समझ नहीं आ रहा कि ये पार्टी के अंदर जो ये तंजीमी मामलात हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उनके साथ क्या करी है। ख्वाजा साद रफीक की आपने बात की, मरियम नवाज जब लाहौर में कोई भी रैली करती हैं, मीटिंग करती हैं, तो उनके साथ सैफुल मलूक खोकर का खड़ा होना, कम से कम मुझ जैसी जो सहाफ़ी जो 15 साल से सहाफत करी है इस मुल्क में, मुझे तो बहुत खटकता है कि ख्वाजा साद रफीक क्यों नहीं है राइट साइड के ऊपर खड़े हुए मरियम साहिबा के। खोकर साहब की अपनी कोई स्टैंडिंग होगी, लेकिन पार्टी के अंदर लाहौर की गलियों कूचों को जिस तरीके से ख्वाजा साद रफीक जानते हैं, नून लीग की सियासत को जिस तरीके से ख्वाजा साद रफीक जानते हैं, ख्वाजा साहब को लाहौर को छोड़ के पिंडी भेज देना और उनको कहना कि आप रावलपिंडी के मामलात को देखिए और उनकी प्रेजेंस का ना होना, मेरा ख्याल है इट इंडिकेट्स अ लॉट। यस्मीन, एक और चीज जो हमने देखी है, आपको याद होगा कि एक एहतजाज हुआ शहबाज शरीफ के सामने और फिर ये भी कहा गया था कि भाई उन लोगों के साथ बात होगी, उनके मुतालबात मान भी लिए गए, लेकिन कल हमने देखा कि 94 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है जो उन्होंने एहतजाज किया था। अब एक सिलसिला तो हम ये देख रहे हैं, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो दीगर इवेंट्स होने थे, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स का दावा किया गया था, लेकिन उनको भी अचानक कैंसिल करना। अब यह भी कहा जा रहा है कि इमाम खुमैनी जैसा उससे बड़ा इज्तिमा होगा लाहौर में। क्या आपको लगता है ग्राउंड रियलिटी वाकई ऐसी है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर इसके बरक्स ना होती तो एक नवाज शरीफ पहले भी आए थे अपनी बेटी के साथ गिरफ्तारी देने यहाँ पर, और जिस तरीके से लाहौर की सड़कों पे उनकी जमात ने रैली करने की कोशिश की थी, वो पे उस वक्त भी ये तनकीद की जा रही थी कि शहबाज शरीफ साहब का काफिला एयरपोर्ट तक ना पहुंच कर दिया, बट एटलीस्ट एक अटेम्प्ट थी PMLN की तरफ से लाहौर की सड़कों पर लोग निकालने की एक कोशिश थी उनको वेलकम करने के लिए, या जो भी एक मैसेज, एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए। अब तो आप देखिए कि उनके अनाउंसमेंट के तीसरे दिन ही जावेद अतीफ साहब कहते हैं कि क्योंकि शादियों का सीजन है, हमें लोगों की शादियों की बहुत परवाह है, तो हम रैली नहीं कर रहे, हम मीनार पाकिस्तान जाएंगे। तो आई थिंक कि ग्राउंड रियलिटी का अगर मुझे और आपको स्टूडियोज में बैठ के और थोड़ा बहुत आवाम से इंटरेक्ट करके अंदाजा है, तो ये मेरा ख्याल है हमें यकीन रखना चाहिए कि इट्स अ सीजन पॉलिटिकल पार्टी, उनको डेफिनेटली आवाम के पल्स का पता है। वो 94 मुकदमे करें, 194 मुकदमे करें, लोगों के ऊपर पर्चे दें, बट लोगों का जो रिएक्शन है मेरा ख्याल है उसको देखिए। मैंने अभी कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम किया, मुझे अगर आप सिर्फ 1 मिनट दें, रोड शो था, आई वेंट टू, मैं रावलपिंडी के बहुत बिजी बाजारों में गई जो कि बहुत मरकज हैं ट्रेड के यहाँ पर, इस्लामाबाद के भी और रावलपिंडी के भी, और मैं आपको कह रही हूँ कि बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम मुझे कहीं ये फील होने लग गया कि शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी सोचेगी कि मैंने जान के किसी और पॉलिटिकल पार्टी का जो पब्लिक ओपिनियन है वो इंक्लूड नहीं किया। मैं 3-3.5 घंटे बाजार में फिरती रही हूँ, मुझे कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि नवाज शरीफ की वापसी बहुत खुशाइंद है, सिवाय एक साहब के। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा था जो आप लोगों का जो सर्वे था। एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूं, 2 सवाल हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो जलसा होने वाला है मीनार पाकिस्तान में, उसमें सेलेक्टेड मीडिया की इजाजत होगी, ये खबरें वहां से आ रही हैं और नून लीग की जानिब से, और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश नजर आती है। क्या वजह है? क्या वाकई में कहीं ना कहीं फिक्स हो रही है पीपल्स पार्टी, उसको किया जा रहा है, या आने वाले वक्त में वो कार्ड प्ले कर सकते हैं? देखिए, 2-3 बातें हैं। पीपल्स पार्टी की खामोशी जो है ना वो इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसको कंपेयर भी करना मेरा ख्याल है फिलहाल थोड़ा एक्यूरेट नहीं है, अगर ठीक वो नहीं है कि आप PMLN और पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी या कैंपेन मोड है उसको कंपेयर करें। PMLN का अगेन आई रिपीट लीडर 4 साल के बाद वतन वापस आ रहा है। इलेक्शन होने में अभी भी कम से कम 2-3 महीने हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने बेशक एक खत्मी तारीख नहीं दी है, मगर जनवरी के आखिरी हफ्ते का कहा है, सो विच मीन्स कि हमें ये बीच के 3 महीने और 4 तो उसमें डालने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक तो 4 महीने पहले कैंपेन के अंदर चले जाना वैसे भी टायरिंग और हेक्टिक हो जाता है। नून लीग की मजबूरी है, नवाज शरीफ ने वापसी का ऐलान कर दिया, उनको अपने पब्लिक सेंटिमेंट को जगाने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी मुझे लगता है कि शायद एक स्लो एंड स्टेडी पेस पर या तो काम करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, कमर जमान कायरा साहब कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, दिलचस्प बात बिटवीन द लाइन्स कह दी उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का एक खतरा है, और हमने इस वजह से जो पार्टी के हेड हैं जरदारी साहब, उनको ये टास्क दिया है, पार्टी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जहां जो लोग मैटर करते हैं उनसे मुज़ाकरात करें
और देखें कि ये मामला जो हैं वो किसके फेवर में टिल्ट किए जा रहे हैं और क्यों किए जा रहे हैं। मुज़ाकरात करें और उसके बाद देखिए ही कि हम मामला बात किस साइड पे जा रहे हैं और बहुत अहम मौजू है, नवाज शरीफ की वापसी है और देखते हैं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल करियर है वो किस तरफ जो है वो जाता है। अभी हरमीत एक ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन ब्रेक के बाद द मोस्ट पॉपुलर इवेंट जो चल रहा है अराउंड द ग्लोब के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, और कल जो है वो पाक इंडिया दोनों अहम टीमों का जो है वो मैच है, तो उस पर बात करेंगे। कि यास्मीन साहबा ने बड़ा अच्छा तजिया भी कि उनका शुक्रिया भी अदा कर लेते हैं। और आपकी बात दोस्त है कि मैच, हाय रब्बा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच है तो कौन मिस करेगा। एक्साइटमेंट बड़ी बढ़ रही है और मेरे ख्याल में इस पे भी डिस्कशन करेंगे अनमोल, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हरमीत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट की, आईसीसी वर्ल्ड कप की, जिसकी धूमें जो है वो पूरी दुनिया में मची हुई हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप और कल एक अहम तरीन मैच है पाकिस्तान और इंडिया का। ये तो रवायती हरीफ हैं ही और इसकी जो इस मैच के ऊपर जो है वो हर एक की नजर है, सिर्फ पाकिस्तान और इंडियंस की नहीं बल्कि अराउंड द ग्लोब जितने भी लोग हैं सब इसके लिए बहुत एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड है कि कल का मैच जो है वो होने वाला है। तो इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बड़ी एक्साइटमेंट पैदा हुई हुई है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। वैसे तो मैं जितने भी चाहे वो भारत के शायकीन क्रिकेट हैं या पाकिस्तानी हैं, तो वर्ल्ड कप से ज्यादा यानी फाइनल से ज्यादा इस टक्कर का बड़ा इंतजार होता है। दोनों तरफ ये इंतजार होता है और बेचैनी भी बढ़ती जाती है, दिल की धड़कनें भी तेज होती है। एक एक गेंद जब गेंदबाजी जब की जाती है और सामने वाला बैट्समैन अगर भारतीय हो और वो छक्के चौके लगाए या इधर से विकेटें ली जाएं, तो दोनों तरफ हम ये देखते हैं कि एक्साइटमेंट भी होती है और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको बड़े बेचैनी से इंतजार भी होता है उनका कि हाँ ये मैच जरूर देखना है। तो मेरे ख्याल में एक्साइटमेंट बढ़ रही है क्योंकि कल का मैच बड़ा अहम मैच है। कल का मैच बहुत अहम है और इसी पर बात करने के लिए इसके साथ साथ आज अफगानिस्तान और इंडिया का भी मैच है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में शाहनवाज खान और इस्मा, पाकिस्तान के तज्जियाकार हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और इंडिया से हमें मदन लाल साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप बताइएगा, कल का एक इम्पॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, वही हरमीत वाली बात है कि ये फाइनल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लोग इसके लिए ज़्यादा जो है पुरजोश होते हैं, पुरजोश एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। इससे पहले एक सेरेमनी का भी जो है वो अरेंजमेंट किया गया है। तो मदन लाल साहब आप बताइएगा, इंडिया में कैसी एक्साइटमेंट देखने को आ रही है, इंडिया होस्ट कर रहा है, क्या देखने को नजर आ रहा है? देखिए, जैसे पाकिस्तान में एक्साइटमेंट है वैसे ही इंडिया में एक्साइटमेंट है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं हमेशा ही एक कांटेदार के मैचेस होते हैं और सारी जो पब्लिक है, हमारी दर्शक है जो हमारे, वो इस मैच को देखते हैं। कल भी अगर कल मैच शुरू होगा तो आप देखेंगे कि रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं होगा, सब अपने घरों में बैठ के यही मैच को देखते हैं। और ये एक अच्छा मैच है और अच्छा मैच होना भी चाहिए और दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। मदन लाल जी, अगर हम बात करें भारत के इस मैच के हवाले से, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, दोनों तरफ है और बहुत सारे से ममालिक जो भारत से या हिंद पाकिस्तान से उनका ताल्लुक नहीं भी है तब भी वो इंतजार में होते हैं। लेकिन कल के मैच से जो मैच है उससे आने से पहले हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। सर, मायूसी ही मायूसी है। बैटिंग को देखा जाए, जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भारत के मुकाबले में देखी, तो 60 रन पे वो 59 पे ढेर हो गए, 8 विकेटें ढेर हो गई थी। कल फिर यही सूरत हाल रही। क्या वजह है ये लड़खड़ाती बैटिंग और ऑस्ट्रेलिया में वो पुरइत्मादी नजर नहीं आती जो हमने माजी में उनको देखा है? मेरे से पूछा आपने सवाल? जी मदन जी, आपसे पूछे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम इन जैसे 2 मैचेस खेली है, कोई लग नहीं रहा है, ऐसी लग रहा है थकी टीम लग रही है। वो ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं लग रही जिसको हम जानते हैं, आप ही जैसे जानते हैं कि एक फाइटिंग टीम होती है। वर्ल्ड में 3-4 वर्ल्ड कप जीत चुकी हुई है, पर बिल्कुल डेफिनेटली उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, ना ही उनका कोई बल्लेबाज रन बना रहा है। और वो उनके चेहरे पे ही लग रहा है कि इतने ज्यादा वो जो जोश होता है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन। अदरवाइज प्लेयर तो वही खेल रहे हैं जो पहले खेल रहे थे, जो उनकी सेट टीम है वही खेल रही है, पर डेफिनेटली दे आर स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट। शाहनवाज, आपकी तरफ आऊंगा। सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जाहिर बात है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की अगर बात की जाए, पहले तनकीद भी बड़ी ज्यादा हुई, अब अगर शाहीन की बात की जाए
तो भाई उंगली में जो सूजन है, आपको लगता है कि जो परफॉर्मेंस उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं उसमें कुछ चीज़ें बदल सकती हैं? क्या इंजरी की सूरत में उनको रेस्ट भी कराया जा सकता है? कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं। जी हरमीत, शाहीन शाह अफरीदी के परफॉर्मेंस पे अभी तक तो जितने भी मैचेस हुए हैं एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। एकदम अगर एक पेसर जब 140 प्लस से बॉलिंग कर रहा हो और उसकी पेस एकदम रिड्यूस होती है, लाइक 130-135 तक आ जाती है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला तो ज़रूर है जिसकी वजह से जो पेस है विद इन डेज वो इतनी रिड्यूस होती है। तो मेरा ख्याल है देखिए बेंच स्ट्रेंथ पे अगर हम बात करें हरमीत, तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ हम ऑलरेडी आजमा चुके हैं। हमारे पास वसीम जूनियर बैठे हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। फ़खर जमान बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे हुए हैं। ज़ाहिर बैटर की मैं बात करूँ, मैं टोटल जितनी भी बेंच स्ट्रेंथ है मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि फ़खर जमान को मतलब हमने पता नहीं रिक्वेस्टें करके, पता नहीं हमने मतलब तरले किए भाई इसको निकाल के अब्दुल्ला शफीक को मौका दो, अल्लाह अल्लाह करके वो टीम से बाहर निकला है। तो अब अगर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह हमारे पास ऑलरेडी अनफिट है पाकिस्तान में, हमारे पास अल्टरनेट कोई नज़र नहीं आएगा। तो हमें अब ये कॉम्बिनेशन बनाना है कि भाई बेंच स्ट्रेंथ पे हम क्या 2 पेसर्स के साथ और 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, या हम इसी तरह अगर शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हैं उसी तरह खेलेंगे। सो उसामा मीर को भी यहाँ पे ऑब्लाइज किया जा सकता है, उनको मौका दिया जा सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जिस तरह पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर बैटिंग ने परफॉर्म किया, ज़बरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन हमेशा एक चीज़ बड़ी पॉपुलर है पाकिस्तानी टीम के बारे में कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हमेशा से बॉलिंग रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें हारिस रऊफ भी उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी हारिस रऊफ से। इंडियन पिचेस का नो डाउट उसमें काफ़ी रोल है, बैटिंग ट्रैक्स हैं, इतनी बैटिंग पैराडाइज हैं कि वहाँ पे कोई भी बैटर जो है वो रन कर सकते हैं। इसमें भी हमारे साथ स्टूडियो में है, तो इसमें आपकी तरफ आएंगे। क्या लगता है, जाहिर बात है जब भारत और पाकिस्तान दोनों टकराते हैं तो एक्साइटमेंट के साथ साथ दबाव भी बहुत ज्यादा होता है, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो या भारतीय मीडिया हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का चर्चा चल रहा है, वो है ये कल का मैच। कितना दबाव पड़ेगा और क्या लगता है कि बाबर कहीं ना कहीं हमें उस तरह परफॉर्मेंस में या बैटिंग लाइन उसी तरह हमें नजर नहीं आ रही है। कल आपने परसों आपने जो थी श्रीलंका के अगेंस्ट, आपको क्या लगता है कि कोई बड़ा दे सकते हैं सरप्राइज बाबर? बाबर सरप्राइज मैं तो नहीं कहूंगी उसको। बाबर दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं और हम सब जानते हैं, और अगर 2 मैच में कोई एक बल्लेबाज परफॉर्म नहीं करा तो आप ये नहीं कह सकते कि तीसरी दफा परफॉर्म करा तो कोई सरप्राइज दे रहा है। सरप्राइज बिल्कुल नहीं कहूंगी मैं इसको। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ने बड़ा शानदार तरीके से क्लिक किया है। हमें हमेशा से पता है कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता है। जैसे बाबर की हम बात करें, हम इमाम की बात करें, इमाम कुछ अर्से से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह से आके परफॉर्म किया, कंट्रीब्यूट किया उन्होंने लास्ट वाले मैच में। 48 साल में कभी इतना बड़ा रन जो है किसी टीम ने चेज नहीं किया, इतना बड़ा टारगेट किसी टीम ने अचीव नहीं किया, वो पाकिस्तान टीम ने कर दिखाया है। बॉलिंग में आपको कहीं ना कहीं कमजोरियां जरूर नजर आ रही हैं, खामियां मैं नहीं कहूंगी लेकिन कमजोरियां हैं। हमें मिडिल ओवर्स में जो है वो विकेट्स नहीं मिल रही, और ये बहुत जरूरी होगा इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि हमें पता है बहुत जरूरी होगा इसमें। ऑब्वियसली ये हमारे जो टूर्नामेंट जो चल रहा है, जो आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है, मदन लाल साहब से सवाल पूछूंगी कि आज इंडिया और अफगानिस्तान का मैच है, और अगर जो है जो टीम जीत जाती है तो दोनों टीमों को 4-4 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो मेगा इवेंट डिसाइड करेगा, मिलेंगे मेगा इवेंट डिसाइड करेगा कि जो कौन सी टीम है जो मोर खेलेंगे वैल्यूएबल है, या जिसको ज़्यादा पॉइंट्स या जिसको ज़्यादा कंसीडर आउट किया जा सकता है। तो आज के मैच के हवाले से क्या स्ट्रेटजी इंडिया को लेनी चाहिए, या किस तरह से अफगानिस्तान को चलना चाहिए कि दोनों टीमें जो है वो अपने आप को कर सकें? अनमोल आज मैच बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान। मदन लाल से बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान का जो आवाज आपकी कट रही है, मेरे को आपका सवाल जो है कर रही है, तो आप मेरे को फिर दोबारा सवाल पूछिए। मदन लाल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आज इंडिया और अफगानिस्तान का मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है, अगर वो आज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच है। अच्छा ठीक है। बांग्लादेश का मैच तो आज बांग्लादेश का मैचेस आ चुकी है, और उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। बट इंडिया अफगानिस्तान का मैच तो हो चुका हुआ है, उसमें तो हमने जीत हासिल कर ली हुई है, तो हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की।
मदन लाल जी, एक और चीज जो अब तक जो खबरें आ रही हैं, जाहिर बात है कि सबकी दुआएं, अरदासें, असीसें, प्रार्थनाएं जो होती हैं यही होती हैं कि मैच में बारिश ना हो। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, तो ये चीज कितना मायूस करेगी। और साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं हम भारत का जो मोराल है, क्योंकि आपकी सरजमीन है, आपका होम ग्राउंड है, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय टीम को अगर पाकिस्तानी बॉलिंग की बात की जाए, बैटिंग की बात की जाए, तो कौन सा टारगेट होगा कि कहीं ना कहीं वो उनको ज्यादा खतरा लगता है और उसको ही टारगेट किया जा सकता है? देखिए, पहला जो सवाल है आपका बारिश का, मेरे को नहीं लगता कि बारिश आएगी, और बारिश आएगी तो बहुत हल्की बारिश आई है। प्रेडिक्शन तो है, बट कोई ज्यादा ऐसा खतरनाक वाली प्रेडिक्शन नहीं कि बाद में मैच जो है बारिश में धुल जाएगा। बाकी देखिए, डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान के मैच में कोई फेवरेट नहीं होता। उस दिन जो एडवांटेज ले जाता है, उस दिन जो फ्रंट पे चला जाता है, फिर वो उसकी यही कोशिश रहती है कि वो फ्रंट पे ही रहे और अच्छा परफॉर्म करता चला जाए। क्योंकि देखिए, डेफिनेटली जो आपने बात की है, इंडिया के जितने भी बल्लेबाज है, 4-5-6 जो है, उन्होंने बैटिंग की है, क्रीज पे टाइम स्पेंड किया है, और उसके साथ साथ जो है उन्होंने रन भी बनाए हैं। अगर आप बॉलिंग की बात करें तो मैं समझता हूं कि भारत के लिए सबसे अच्छी बात जो हुई है अब जसप्रीत बुमराह की, वो ऐसे ही लग रहे हैं जैसे वो छोड़कर गए थे, उतने ही फिट लग रहे हैं। और लास्ट जो मैच हुआ था कुलदीप एशिया कप का, मैं वैसे वो एशिया कप को इतना अहमियत देखा, जीतना तो जरूरी होता है, बट उसमें कुलदीप यादव जो था ना, उसको पाकिस्तानी बैट्समैन इतना अच्छा रीड नहीं कर पाए थे। बाकी रही पाकिस्तान की बात, मैं थोड़ी सी आपको पाकिस्तान, देखिए आप बाबर की बात कर रहे हैं और शाहीन खान अफरीदी की बात कर रहे हैं। बाबर फॉर्म कभी भी आ सकती है, फॉर्म का क्या, फॉर्म तो दूर नहीं होती कभी भी, और इतना बड़ा बैट्समैन है, उसको पता है इतने ज्यादा रन उसने ऐसे नहीं बना दिए कि उसको पता है कि ये हाई प्रेशर गेम है, और जितना बड़ा मैच होगा उतना बड़ा जो प्लेयर है वो बढ़ चढ़ कर आएगा। और शाहीन खान अफरीदी, शहनवाज मदन जी की बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, आपकी तरफ आएंगे। पाजी, जाहिर बात है, वही कहीं ना कहीं एक तरफ तो हम जो बातें इंस्ट्रक्शन दी गई कि खिलाड़ियों को कोई सोशल मीडिया नहीं देखना है, टेलीविजन नहीं देखना है, क्योंकि जो तबसरे हो रहे हैं वो बड़े खतरनाक किस्म के हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारा दबाव जो है उससे भी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर हम देखें, पाकिस्तानी जो शायकीन हैं उनको वीजे नहीं मिले हैं, और ग्राउंड की बात की जाए तो कितना असर पड़ता है खिलाड़ी पर जब वो ग्राउंड में उतरता है, और कहीं ना कहीं वो सपोर्ट, वो थपकी कहीं ना कहीं ग्राउंड से वो आवाज वो सपोर्ट करने वाली ना हो, तो उसका कितना असर पड़ेगा भाई? अच्छा, पहली चीज़ तो ये हरमीत के अभी बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं जो दूसरी कंट्रीज हैं कि जो नेशनल हैं, लाइक यूएसए या इंग्लैंड या इस तरह की कंट्रीज के जो डुअल नेशनल है पाकिस्तानी, वो तो खैर काफ़ी तादाद में इंडिया पहुँच चुके हैं। और अभी रिसेंटली मेरा ख्याल है 60 ऐसे सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और उनको एक्सपेक्टेड है कि वीज़े विद इन 1 और 2 डेज़। और बल्कि हमारे एक सहाफ़ी जो हैं वो कल वाघा बॉर्डर के थ्रू वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तो खैर ये वीज़ों का जो इनका जो सिस्टम था, इनको कोई 2-3 वीक पहले इनको ये कर लेना चाहिए था सॉर्ट आउट, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, शायकीन हैं जिनके पास टिकट्स हैं लेकिन उनके पास वीज़े नहीं है। तो देखिए, अगर वर्ल्ड कप होने जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, पूरी दुनिया से लोगों ने आके देखना है, या तो आप अपना जो ये वर्ल्ड कप का इवेंट है ये ना करवाएं, और अगर करवाना है तो जो आप बाय लॉज जिस तरीके से पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से, दुनिया के किसी भी मुल्क से जो लोग जिनके पास टिकट्स हैं, तमाशाई हैं, मैच देखने के लिए आ रहे हैं, तो उनको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए था, जो कि बहुत लेट हुआ। लेकिन मैं कहूँगा कि ये बीसीसीआई की मिस मैनेजमेंट थी। मदन पाजी आई डोंट नो मुझसे एग्री करें या ना करें, लेकिन ये एक्चुअली बीसीसीआई की मिस मैनेजमेंट थी। उन्होंने काफ़ी डिले किया इस चीज़ को। मेरा ख्याल है कि आज से कोई 15-20 दिन पहले ये जो सारी फॉर्मेलिटीज़ थी ये पूरी हो जानी चाहिए थी, ताकि मैक्सिमम लोग जाने कि माजी में भी हरमीत बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहाँ से तमाशाई भी जाते थे, सहाफ़ी जाते थे, बड़ा एक क्राउड जाता था वहाँ पे इंडिया मैचेस देखने। बिल्कुल क्राउड जाता है। इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर टाइम है अनमोल तो सवाल कर लेते हैं इसमें से। हरमीत, हम लोग सबसे पहले मदन लाल से मैं इशारी थी कि सवाल एक और ले लें कि इंडिया का जो कल मैच है उसमें फेवरेट किसको माना जा रहा है, कौन सा प्लेयर जो है उसको ज़्यादा कहा जा रहा है कि ये फेवरेट मैच में? देखिए अनमोल, मदन पाजी तो इंडिया को ही कहेंगे, लेकिन वो ज़रा डिफरेंट वे से, उनके जो प्लेयर है उनकी इंडियन टीम के अंदर कोई ऐसा कोई खास प्लेयर हो जिसको वो फेवरेट जो है वो करार दे सके? नहीं, देखिए, पहले तो मैं इनकी बात के जवाब दे दूं, बीसीसीआई को आप ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का मामला है, वो वही डिसाइड करती है। हम यहाँ बैठे कुछ नहीं डिसाइड कर सकते। बाकी जितने भी दर्शक आ रहे हैं यहाँ मैच देखने के, उनका बहुत बड़ा वेलकम होता है। यहाँ कोई आपको, इतने जबरदस्त स्टेडियम बनाया उन्होंने
कि आपको किसी को भी तकलीफ नहीं होने वाली। बाकी वीजा ये गवर्नमेंट का मामला है। बाकी रही आपकी फेवरेट की बात की कौन, देखिए हम तो चाहेंगे कि अच्छा मैच हो, और फेवरेट कोई नहीं होता, मैंने पहले भी कहा है। देखिए हाई प्रेशर गेम में जो हैंडल प्रेशर ज्यादा अच्छा कर लेता है वही, कई प्लेयर ऐसे होते हैं जो जल्दी प्रेशर को सॉल्व करे, जैसे विराट कोहली है, जैसे जसप्रीत बुमराह है, जैसे बाबर है, या तो हमारा रजवान है। ये एक मंजे हुए प्लेयर हैं जो प्रेशर को बड़ी जल्दी से हैंडल करते हैं। इनके पहले 10-15 ओवर 10-15 मिनट निकलने चाहिए। वो 10-15 मिनट अगर वो बैटिंग कर जाते हैं तो फिर वो डेंजरस बन जाते हैं। बेस्ट वही खेल सकेगा जो इस हाई प्रेशर को हैंडल कर सकेगा। हमारे साथ मदन लाल एनालिस्ट मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और अब हमें ज्वाइन किया है अंकश जोशी ने। सर बहुत शुक्रिया। अंकश जोशी से हम लोग दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, उनसे कल के मैच के हवाले से पूछेंगे कि कल एक अहम मैच है। इसमें आपसे बात करेंगे, कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी चाहिए? अगर टॉस जीत जाते हैं तो क्या चूज़ करना चाहिए? पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए? क्या पाकिस्तान को जो स्ट्रैटेजी किसके साथ चलना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो कि हम लोग जो है कल का अहम मैच उसको जीत सके? अनमोल, ये तो सरफेस देख के डिसाइड किया जाता है। कल जाहिर है कैप्टन जो हैं वो डिसाइड करेंगे। खैर आज भी प्रैक्टिस सेशन होगा, कल भी हुआ, और कहीं ना कहीं तक पढ़ लिया होगा बाबर आजम ने कि पिच किस तरह से है, कैसे बिहेव करने वाली है। अहमदाबाद के स्टेडियम पे अगर हम बात करें, वहाँ की पिचेस की बात करें तो वो हमेशा से बैटिंग फ्रेंडली रही हैं। और पाकिस्तान की इस वक्त अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो वो भी बैटिंग है। जिस तरह से हमारा मिडल ऑर्डर स्पेशली परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से रिजवान ने परफॉर्म किया है, इफ्तिखार ने परफॉर्म किया है, सऊद शकील ने परफॉर्म किया है, और ऊपर से अब्दुल्ला शफीक ने भी बहुत ही शानदार डेब्यू किया। मतलब वर्ल्ड कप में डेब्यू कर रहे हैं आप और आप सेंचुरी स्कोर कर दें, ये बहुत बड़ी बात होती है। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट कि अब्दुल्ला शफीक में कितना कॉन्फिडेंस है और वो कितने टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं। पूरी दुनिया में उनकी तारीफें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर जो है टॉस जीतता है तो बैटिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ है और आप हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। अगर आप अच्छे रन्स जो है बोर्ड पे लगा देते हैं, इंडियन बैटिंग लाइन अब जाहिर है आप उनको कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान को ये करना होगा कि आपको मैक्सिमम रन्स जो हैं उसके लिए जाना होगा। मुझे लगता है इस पिच पे 380-390 के लिए पाकिस्तान को टारगेट करना पड़ेगा अगर आपको इंडिया को हराना है, क्योंकि जिस तरह से कॉन्फिडेंस इंडिया की टीम को मिला है, पिछले 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं, उसके अलावा जिस तरह से वो एशिया कप जीत के आए हैं, तो कभी कहा जाता था कि इंडिया की जो बैटिंग है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी अगर हम इंडिया की बॉलिंग देखें, जैसे मदन लाल साहब ने अभी जो है बिल्कुल जसप्रीत बुमराह के बारे में बात की, एक लंबी इंजरी के बाद वो वापस आए, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा वो क्रिकेट से दूर रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वापसी आई, उनकी वापसी हुई, जैसे ही एशिया कप में वो वापस नजर आए, मुझे लग रहा था उनको रिदम पकड़ने में कुछ 3-4 मैचेस लगेंगे, लेकिन पहले ही मैच में शानदार परफॉर्मेंस। इसमें अगर इंडियन बैटिंग लाइन की बात करें, इसमा ने बड़े जबरदस्त तबसरा किया। शाहनवाज एक और चीज जो हमने देखा, हम हसन अली की बात करें तो उस पर काफी तनकीद भी हुई, लेकिन श्रीलंका के मैच में हमने ये देखा कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी। तो क्या लगता है कि भारत के खिलाफ कई दफा वो मैदान में उतर चुके हैं, तो इस बार आपको क्या लगता है उनकी बॉलिंग के हवाले से? ज़ाहिर है हरमीत उनका ससुराल है, तो डेफिनेटली जब वो वहाँ पे होंगे तो ऑब्वियसली वो ट्राई करेंगे अपने बेस्ट देने की। लेकिन अगर हम बात करें और फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, शाहनवाज भाई एक चीज बस, मुझे नहीं चाहिए कि वो जनरेटर चलाए, हम कोई भी एज नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस एज में वो जा चुके हैं और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो नॉर्मली जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं विद स्टंप्स बॉलिंग करें तो बेहतर होगा। यस हरमीत उमदा परफॉर्म किया है हसन अली ने, बस आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हिम। उसके एक रीज़न ये है कि हसन अली ने देखे तकरीबन 1 साल बाद दोबारा कम बैक किया है, इंजरी के बाद वो वापस आए हैं, लेकिन पेस में ज़रूर फ़र्क पड़ा है। और आप देखें किसी भी बॉलर के लिए ना, एज ए क्रिकेटर मैं भी फास्ट बॉलर था, इतना तो मुझे भी पता है कि फास्ट बॉलर हमेशा उस विकेट को एंजॉय करता है, लाइक वो जैसे वो क्लीन बोल्ड करते हैं, लेग बिफोर करते हैं, विकेट कीपर कैच पकड़ता है। समटाइम आप कभी भी वो बॉलर कभी भी वो उस विकेट को एंजॉय नहीं करता जो आपको बड़ी शॉट लगी हो और अनफॉर्चुनेटली बैट्समैन का बुरा टाइम चल रहा हो, कहीं एज लगा और कैच हो गया। लेकिन हसन अली में वो जो इम्प्रूवमेंट की अभी और भी स्पेस है, उनको और इम्प्रूव करना चाहिए। इसमें एक चीज़ मैं हरबीत ऐड कर दूँ, बैटिंग ट्रैक है, फ्रेंडली, मतलब वहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप इंडिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे होंगे, जहां आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी, आपको हर डिपार्टमेंट में, चाहे आप बॉलिंग में हैं, फील्डिंग में, बैटिंग में, देखिए हर प्लेयर को अपना रोल जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। अगर बाबर आजम 2 मैचेस में रन्स नहीं कर पाए तो आज जो कल का मैच है इंडिया के खिलाफ बड़ा मैच है, और ये बहुत सारी कल का मैच हो ना, ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी कर देगा। हरमीत ये भी आप जेब में रखिएगा,
बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान इस भी बार तो- अगर हम देखें इस सारे मैचेस को जो हम देख रहे हैं, जनूबी अफ्रीका कभी कभी हमें लगता था कि भाई बहुत ज्यादा मायूसी उनकी तरफ से उनके शायकीन को मिलती थी, लेकिन इस बार कोई देख रहे हैं कि भाई वो बिल्कुल टॉप पे आ रहे हैं। क्या लगता है कि जनूबी अफ्रीका या न्यूजीलैंड कोई बड़ा सरप्राइज इन दीगर टीमों को दे सकते हैं इस वक्त? न्यूजीलैंड ने तो पहले भी 2019 के वर्ल्ड कप में भी हरमीत, न्यूजीलैंड ने 2019 के वर्ल्ड कप की वो फाइनलिस्ट टीम थी। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने फाइनल खेला था, आपको याद ही होगा। और क्या ही क्रैकर ऑफ द बिल्कुल मैच याद है, दैट बिल्कुल। वाज। मतलब इस तरह के फाइनल्स हम बहुत ही कम देखते हैं कि पहले तो मैच टाई हो जाए, उसके बाद सुपर ओवर भी टाई हो जाए और उसके बाद आपको फैसला बाउंड्रीज पे करना पड़े कि कौन सी टीम ने मैक्सिमम बाउंड्रीज हिट की हैं। सो आई थिंक न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों से बहुत ही शानदार चल रही है। न्यूजीलैंड की Unlucky है कि परफॉर्मेंस वो- इसमें बहुत शानदार रही है। यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है इंडियन स्पोर्ट्स एनालिस्ट अंकिश जोशी ने। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। कल अहम मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। बहुत सारी उम्मीदें पाकिस्तानियों की पाकिस्तानी टीम के साथ हैं और इंडियंस की इंडियंस टीम के साथ है। अब जैसे बात हो रही थी पिछले दिनों के वीज़ा जो है वो नहीं मिल पा रहे थे पाकिस्तानियों को, ताकि वो इंडिया जा सकते और अपनी टीम को सपोर्ट कर सकते। उसके साथ साथ जर्नलिस्ट को भी जो है वो वीज़ा नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब जो हमें न्यूज़ मिल रही है कि कल एक सेरेमनी भी है, प्री मैच सेरेमनी, और उसमें 20 से 25 पाकिस्तानी सहाफ़ी भी शामिल होंगे। तो मतलब अब इसका हमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानियों को वीज़े का इजरा शुरू हो चुका है, जर्नलिस्ट वहाँ जा रहे हैं। तो क्या आम लोग जो वहाँ अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, शायकीन क्रिकेट जो है वहाँ पर स्टेडियम में बैठ के मैच देखना चाह रहे हैं, क्या उनको वीज़ा मिलना शुरू हो गया है? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इंडियन इमेज के ऊपर? जी हाय, गुड आफ्टरनून। आप मुझसे बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 अंकिश साहब कहिएगा। ओके जी, अथॉरिटीज के सारे फैसले हैं। अथॉरिटीज के फैसले कभी भी देश के लिए कोई खतरा नहीं है, देश के लिए कोई सिक्योरिटीज नहीं है, और प्रिय पड़ोसी मुल्कों का भी इसमें बेहतरी देखकर ही उन्होंने जो फैसले लिए हैं वो सही लिए होंगे। इसीलिए वो अथॉरिटीज कभी भी कोई फैसला खराबी के लिए नहीं लेता, बुराई के लिए नहीं लेता, कोई नुकसान के लिए नहीं लेता। वो अपने खुद के मुल्क के लिए हो, चाहे वो पड़ोसी मुल्क के लिए हो, और इतना बड़ा इवेंट है तो जो भी कैलकुलेशंस ध्यान में रखी गई हैं, मुझे लगता है कि वो बेहतरी के लिए ही रखी गई होंगी। इंडियन साइड पे बताइएगा कल के मैच को लेके कितनी एक्साइटमेंट है? प्री मैच सेरेमनी भी है, बहुत सारे लोग उसमें शामिल भी हो रहे हैं, बड़े बड़े नाम भी उसमें शामिल हो रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी शामिल हो रहे हैं। आप वहां पर ज्वाइन करेंगे और कैसे देख रहे हैं इस प्री मैच सेरेमनी को, और कैसे देख रहे हैं लोगों की जो एक्साइटमेंट है कल के मैच के हवाले से? आप बताइएगा अंकित साहब, आप कल ज्वाइन करेंगे इस प्री मैच सेरेमनी को? देखिए, मैं तो प्री मैच सेरेमनी अपने घर पे बड़े हॉल के अंदर टेलीविजन लगाकर देखूंगा, क्योंकि वहां पर जबरदस्त। जब मैं जाऊंगा